हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे विजन आईएएस का सेकंड टेस्ट। वैसे सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन एक कंप्लीट वन वीडियो में फिर से बना रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। और इन सब के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और टेस्ट का आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो एक काम करिए, आप अब ओएमआर लेके बैठा करिए, जब भी टेस्ट करिए एकदम एग्जाम के तरीके से ही करिए, और मेरे को आंसर बताने से पहले ही आप आंसर बताइए। ओके, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित योग्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताओं के रिलेटेड है। तो वह भारत का देशीकृत नागरिक हो, क्या सही है? और वह जो है, एक सेकंड, और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। इसमें से कौन सा कथन सही है? 1 सेकेंड, तो बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, तो दीजिए। देखिए, इसका आंसर तो पहले देखते हैं। वो भारत का देशीकृत नागरिक हो, केवल देशीकृत मतलब जो देशीकृत द्वारा द्वारा केवल नागरिकता हासिल किया हो, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में जन्म से भारत का नागरिक या देशीकृत दोनों को ही ये फैकल्टी उपलब्ध है। 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका, सही है। और लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। देखिए, लोकसभा की बात नहीं की गई, इसमें की गई है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। तो ये वन केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा है, पेशा अधिनियम 1966 के तहत सीटों का जो है आरक्षण के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है, पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। कौन सा इसमें कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। आंसर दीजिए सोच समझ के अच्छे से। तो शायद आप आंसर दे चुके हो। तो मैं ये पंचायत के लिए ही था। इस संविधान के भाग 9 में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो इसमें दोनों ही बातें सही है। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान किया जाता है। और दूसरा है, ये पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 के अनुसार एक उपाधि के समान है, और इसका उपयोग पुरस्कार विजेता के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में किया जा सकता है। तीसरा है, पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र, एक पदक और 25 लाख रुपए का मौद्रिक अनुदान प्रदान किया जाता है। कौन सा इसमें सही है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये पुरस्कार केवल भारतीय नागरिक को ही नहीं प्रदान किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। ये आपके भारत और गैर भारतीय दोनों को प्रदान किया जाता है, और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, शायद आपको पता हो। और ये पुरस्कार जो है 18 क्लॉज 1 के अनुसार एक उपाधि के समान नहीं है। मतलब 18 क्लॉज 1 में है, लेकिन ये उपाधि के समान नहीं है। मतलब ऐसे आप नहीं कह सकते मतलब उपसर्ग या प्रत्यय रूप में इसका यूज नहीं हो सकता। ठीक है, और ये गलत है, क्योंकि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या फिर भारत रत्न अटल बिहारी ऐसे नहीं बोला जाता ना, तो ये नहीं है, ये भी गलत है। ये पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद और एक पदक और 25 लाख रुपए का मौद्रिक दिया जाता है, तो ये गलत है। इस पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा साइन जो रहता है, और इसमें कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता, कोई पैसा नहीं दिया जाता। हाँ, ये बात तो है कि आपको फैकल्टी पूरी मिलती है, कहीं भी घूमो टहलो रहो। तो ये आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित परिदृश्यों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं ना हो, जब पदासीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है, जब लोकसभा निर्वाचन में किसी भी निर्वाचन पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। उपरोक्त में से कितनी स्थितियां परिदृश्यों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं? 1 2 3 4 वही ऑप्शन है। तो
बताइए। तो देखिए, जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तब भी अपना वीटो पावर का यूज कर सकता है राष्ट्रपति, किसी को मतलब उस में बना सकता है प्रधानमंत्री। जब पदासीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो स्पष्ट उत्तराधिकार नहीं होता, तो भी उनका यूज होता, वीटो का यूज करते हैं अपने वो। और जब लोकसभा निर्वाचन में किसी भी निर्वाचन पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब पर भी। तो मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है 5वां, निम्नलिखित में से किन्हें राज्य विधायिका द्वारा नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिन्हें नगर पालिका की सभा में मत देने का अधिकार नहीं है। या दूसरा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नागरिक नगर पालिका के पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आते हैं। तीसरा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के वे सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होते हैं। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, कोई नहीं सही है। तो इसके बारे में है, विधायिका किसी नगर पालिका प्रतिनिधित्व में। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। नगर पालिका प्रशासन विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्ति नगर पालिका की सभा में मत देने का अधिकार नहीं होता, सही है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगर पालिका के पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आते हैं, ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट ये भी सही है। नेक्स्ट है 6वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान से बताइएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। एक स्टेटमेंट, दो, तीन या कोई नहीं, कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला तो सही है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, उच्चतम की बात है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राज्यपाल से परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश करके देते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी, यह जो है राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति ही करते हैं, ये गलत है। और उसके बाद है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायाधीशों को केवल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात भी सही है। 1 और 3 सही है और इसका स्टेटमेंट 2, मतलब 2 कथन इसमें सही है। और 124 में ये सब प्रावधान दिए गए हैं, आर्टिकल 124। नेक्स्ट है 7वां, भारत में अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। अधिकरण मूल भारतीय संविधान का भाग नहीं थे, क्या भाग नहीं थे, मतलब इनको बाद में जोड़ा गया था। और दूसरा है, अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, बताइए। अधिकरण कौन से आर्टिकल में है? देखिए, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था और जो है ये आर्टिकल है 14A में है, मतलब 14A में है। और अधिकरण इसका नाम दिया गया है और 323A और 323B, ये 2 आर्टिकल हैं, 323A 323B में है, जिसमें 323A जो है ये प्रशासनिक मामलों के लिए है और जो 323B है वो अलग मामलों के लिए है। और अपील के बारे में बात करें तो कैट के आदेशों के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है थी, उच्च न्यायालयों में नहीं, कैट के अपील के संबंध में। हालांकि एक मामला आया था 1997 में उच्चतम न्यायालय से तर्क देते हुए, जिसको बोलते हैं चंद्र कुमार मामला 1997। यह न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर लगाए गए इस प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित कर दिया गया और इसलिए दूसरा सही नहीं, मतलब उच्च न्यायालय भी कर सकता है। तो ये पहला ही सही है, पहले नहीं होता था लेकिन बाद में ये होने लगा था। 8वां, राज्यपाल के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। राष्ट्रपति राज्य में नियुक्त राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। और दूसरा है, एक राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात पद पर नहीं बना रह सकता। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान उपबंधित नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके। राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है से उसे उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। बताइए 1, 2, 3 कितने स्टेटमेंट सही है? देखिए, राष्ट्रपति राज्य में नियुक्त राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, बिल्कुल सही है। और 155 में आर्टिकल 155 आर्टिकल में सब बताया गया है। और एक राज्यपाल अपने 5 वर्ष कार्यकाल के पश्चात पद पर नहीं बना रह सकता, ये गलत है, बना रह सकता है जब तक कि नए राज्यपाल ना आ जाए, ये सब कुछ ठीक है।
विशेष परिस्थिति में। और तीसरा है संविधान में ऐसा कोई प्रावधान उल्लंघित नहीं है किया गया जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। और नेक्स्ट है ये चौथा, एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो गया उसे उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में जो है स्थानांतरित नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल ये वही सही है, मतलब 1, 2, 3 कथन सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग भारत और मालदीव को अलग करता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या डंकन पास? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सबको पता होगा। 8 डिग्री मेनिका है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है जो मालदीव को अलग करता है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, पहला कथन है। और दूसरा कथन क्या है? महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा द्वारा आरंभ किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों की कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितने स्टेटमेंट सही? 1, 2, 3 यही ऑप्शन है, बोलिए। देखिए पहला है राष्ट्रपति के पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, हालांकि संविधान का उल्लंघन वाक्य को इसमें परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा द्वारा शुरू किया नहीं, इसे आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है ना इसके पहले। इसके बाद है महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदन कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये कथन बिल्कुल ही सही है। तो एक ही कथन इसमें सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। कौन सा कथन सही है? कथन 1, 2 दोनों सही है, 2 1 की व्याख्या करता है। कथन 1, 2 दोनों सही है, 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही, कथन 2 गलत है, या कथन ही गलत है, कथन 2 सही है। 11 ठीक है, तो ये आर्टिकल 221 में कहा गया है इसके बारे में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में। वेतन और पेंशन की संचित निधि पर भारित रहते हैं, भारत की संचित निधि पर। क्या ये सही है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संबंधित राज्यों की, ये उच्च न्यायालय के ना, ये राज्य के संचित निधि पर भारित है, ना कि सेंटर के। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन जो होते हैं ये भारत की संचित निधि पर होते हैं, मतलब वेतन जो होता है ये राज्य की संचित निधि पर होता है, और जो इनका पेंशन मिलता है ना वो भारत की पेंशन, मतलब भारत क्या बोलते हैं इसको, भारत की संचित निधि पर होता है। तो जिसका वेतन पेंशन संसद द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा होता है? ये तो सही है, संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। उच्च न्यायालय के देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पेंशन संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, ये बात तो सही है। और पहला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पेंशन भारत की संचित निधि पर होते हैं, तो ये कहाँ पर? राज्य की संचित निधि पर होते हैं, मतलब ये पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, दूसरा है। नेक्स्ट है, एक मिनट, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। उपाध्यक्ष के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है तथा वह चुनाव के बाद उसे शपथ दिलाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है उपाध्यक्ष स्वाभाविक रूप से ही उस समिति का सभापति बन जाता है जिससे में उसे सदन के रूप में नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चयन सत्तारूढ़ दल से किया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष का चयन विपक्षी दल से किया जाता है। कितने स्टेटमेंट सही है? 1, 2, 3, ऑप्शन तो वही है। देख लीजिए, 1, 2, 3 कोई नहीं, तो बताइए। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला है अध्यक्ष उपाध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपना पद ग्रहण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, तो इसे इसलिए गलत है। और उपाध्यक्ष स्वाभाविक रूप से उस समिति का सभापति बन जाता है जिसमें उसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो ये जो है सही है। उसके पास एक विशेष अधिकार होता है, जब भी उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से समिति का सभापति बन जाता है, ये सही है। और संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चयन सत्तारूढ़ दल से किया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष का चयन विपक्षी दल से किया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि 10वीं लोकसभा तथा 11वीं लोकसभा जो हुई बाद आम सहमति रही, ना कि संविधान के अनुसार। ये आम सहमति होती ना कि संविधान समिति के अनुसार। और लोकसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता है, उपाध्यक्ष प्रमुख विपक्षी दल चुने जाते हैं, तो ये गलत है।
तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था के मूलभूत उद्देश्यों और सार को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाते हैं? विकासात्मक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जमीनी स्तर पर शक्ति का हस्तांतरण और निर्णय में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए कितने स्टेटमेंट सही है? 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3? बताइए। पहला देखिए विकासात्मक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये तो है। और जमीनी स्तर पर शक्ति का हस्तांतरण और निर्णय में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, ये भी तो है। लेकिन तीसरा है प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं है। तो प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्राप्त करने का एक साधन है, ना कि इसका मूल उद्देश्य, इसलिए ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। 1 and 2 इज राइट। नेक्स्ट है 14। इसे एक ऐसे कस्बे के प्रशासन हेतु गठित किया जाता है जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है। यह न तो निर्वाचन निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। हालांकि नगर पालिका के विपरीत यह पूर्णतः नामित इकाई है, अर्थात इसके अध्यक्ष सहित सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगरीय स्थानीय निकाय को संदर्भित करता है? नगर क्षेत्रीय समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी परिषद या न्यायपत्तन? ये देखिए ये है अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में। नेक्स्ट 15। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होता है? हम किसी सदस्य की गिरफ्तारी निरोध पर तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सदन के परिसर के भीतर गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई पर प्रतिबंध, राज्य विधानमंडल का सत्र जारी होने के दौरान न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति, जांच प्रारंभ करना या सदन में साक्षियों को उपस्थित होने हेतु आदेश देना। इसका सी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल का सत्र जारी होने के दौरान न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति। 16 है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में विधानसभाओं से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। इसके सदस्यों का चुनाव केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होता है। और दूसरा है 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदाय के सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की एकरूपता को प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। देखिए इसमें पहला गलत है, क्योंकि इस सदस्य का चुनाव केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं होता है। इसके बहस का मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति माध्यम से। 1 मिनट, किसके बारे में? विधानसभाओं के संबंधित। ओके, देखिए सबका नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है सिक्किम और नागालैंड है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो इसके सदस्यों का चुनाव केवल, तो कुछ ऐसे राज्य भी हैं, मतलब वैसे तो जनरली जो है प्रत्यक्ष रूप से चुन जाते हैं, लेकिन क्या है ये सिक्किम और आपका जो नागालैंड है वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से चुन जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो कथन है, दूसरा कथन ये क्या कह रहा है, 105वें 19 माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदाय की सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया है। तो 104वां संविधान संशोधन था ना, ये 5वां थोड़ी ना है, इसको याद रखिए, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की एकरूपता को प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये तीसरा सही है, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है। कौन सा कथन सही है? 1 2 1 2 2, ना तो 1 ना तो 2। तो पहला देखते हैं, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। नहीं, जो है ऐसा थोड़ी ना हुआ है। देखिए राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। आपको पता है राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है और उनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए सबकी तो जनसंख्या अलग अलग है, तो हो नहीं सकती। जैसे उत्तर प्रदेश का 31 है, त्रिपुरा का 1 है, अलग अलग, तो ये नहीं होगा ना, तो पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा है संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सीटों के आवंटन है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अनोखे बिंटू रोग और छोटे पंजे वाले उदबिलाव को देखा गया है। इन्हें आईयूसीएन के संरक्षित प्रजातियों की सूची के अंतर्गत क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, ये करंट अफेयर का था।
और दूसरा इसमें जो है गलत है, क्योंकि ये जो है आईयूसीएन की जो है वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं, ना कि इसमें। तो ये पहला केवल सही है, ये याद रखिएगा। इसको मैंने एनवायरनमेंट का पूरा क्लास लिया हुआ है, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से जाके बहुत सारे एनिमल्स का देख लीजिएगा। 19वां है, किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई करने की शक्ति से है, ना कि अपील के माध्यम से सुनवाई से। दूसरा है, अन्य क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवादों का न्याय निर्णय नहीं कर सकता। तीसरा है, भारत में उच्च न्यायालयों के पास संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों से संबंधी निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय लेने का मूल क्षेत्राधिकार है। कितने कथन सही है? 1, 2, 3 या कोई नहीं? देखिए सभी तीनों ही सही है, ऑप्शन सी है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विशेषित वीटो विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत के माध्यम से निरस्त की जा सकती है। और दूसरा है निलंबनकारी जो वीटो होता है विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त की जा सकती है। अत्यांतिक वीटो जो होता है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकती है। इसमें से कौन सा सुमेलित सही है? तो ये देखिए 1, 2, 3 ये कोई नहीं, तो तीनों ही सुमेलित है। आई थिंक आप सब पढ़ ही चुके होंगे। अनिश्चित काल के लिए स्थगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राज्यपाल द्वारा सदन का सत्र अवसान किए जाने के बाद इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके द्वारा राज्य की विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। पहला है, देखिए स्थगन के विपरीत सत्रावसान के लिए किए जाने से सदन का सत्र समाप्त होता है। तो सत्रावसान किए जाने के बाद से पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया नहीं समाप्त होता है, और इसके द्वारा राज्य की विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है। तो स्थगन एवं अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है, तो बस सही है। तो राज्य की विधानसभा सत्र समाप्त हो जाता है। नहीं, एक जो है ये गलत है। अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन का अर्थ होता है राज्य विधानमंडल की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाना। सदन की बैठकों के लिए स्थगन एवं अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है, तो ये दोनों ही गलत है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित परिस्थितियों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। निर्दलीय निर्वाचन निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। और दूसरा है, सदन स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग दे और मनोनीत सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो। उपरोक्त परिस्थितियों में से कितनों में संसद या विधानमंडल के सदस्य को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्हर घोषित किया जा सकता है? 1, 2, 3 कोई नहीं। शायद आप दल बदल पढ़ चुके हो। कौन से पार्ट 10 में, कौन से ना 10वीं अनुसूची में है ना, और 52वां संविधान संशोधन हुआ था, तो तीनों ही सही है। इनके आधार पर वो निर्हर घोषित हो जाते हैं, निर्हर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में से किसके कामकाज की समीक्षा के लिए विजय राघवन समिति गठित की गई थी? आज इसरो के लिए, ईडी के लिए, डीआरडीओ, सीबीआई के लिए? तो ये की गई थी डीआरडीओ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी मंत्री समांतर संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। दूसरा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष संसद का नेता होता है। तो कौन सा इसमें सही है? तो ये देखिए पहला तो सही है, दूसरा गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, तो बात सही है, और उसके साथ ही संसद का भी नेता होता है, सदन का भी नेता होता है, तो ये हो जाएगा गलत। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं, भले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचारों के विरुद्ध हो। तो क्या ये सही है? तो ये कथन तो सही है। जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को नहीं हटा सकता। ऐसा नहीं है, हटा सकता है। तो देखिए उत्तरदायित्व का सिद्धांत है आर्टिकल 75 में। इसमें उल्लेख किया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा पर विश्वास मत प्राप्त हो।
किसी सार्वजनिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश पर किसी मंत्री के प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। क्या सही है? तो ये सही नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा गलत, केवल एक ही सही है, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का, क्षेत्रीय परिषद का या राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का? किसका होता है? देखिए, वो होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, पता ही होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का भी होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी होता है, क्षेत्रीय का तो प्रेसिडेंट होते हैं ना, ये तो होगा नहीं, और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का होता है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सुरक्षा है और जो है वो है क्या आपका है, सीमा सुरक्षा है। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर है। क्या सही है? सीमा सुरक्षा बल जिसे बीएसएफ बोलते हैं, ये बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर पर है, बीएसएफ बिल्कुल सही है। और दूसरा है आईटीबीपी वाला, मतलब तिब्बत वाला, चीन, ये तो नेपाल भूटान दिया, सीधा गलत है। चीन नेपाल साथ कौन सा कोई बॉर्डर सीमा नहीं है। भूटान के साथ भी नहीं है, तो ये आपका हो जाए चीन की सीमा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी जो है नेपाल और भूटान की सीमा पर एसएसबी होते हैं ना, सशस्त्र सीमा बल, ये उल्टा दे दिया, इसका इसमें सीमा हो गया। असम राइफल जो है म्यांमार पर है, सही है, 1 एंड 4 सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सलाहकार क्षेत्राधिकार है, विशेष अनुमति की असाधारण शक्ति है, न्यायिक समीक्षा है। ऊपर में से कितनी शक्तियां और क्षेत्राधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है? तो कौन सी शक्तियां? तो इसमें जो है न्यायिक समीक्षा की है, बाकी दोनों नहीं है, केवल एक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 29, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में इनके कथन विचार कीजिए। उसे पद से हटाने का आधार संविधान में उल्लिखित है। उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। बिल्कुल, उसे पद से हटाने का आधार संविधान में उल्लिखित है, उपराष्ट्रपति को ना। नहीं, ये कहाँ नहीं, किसी चीज देखिए, कभी उल्लिखित की बात है तो हमें सतर्क रहिए, कोई चीज इतना उल्लिखित है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, उसे राज्यपाल द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, तो ये जो है सही है। ठीक है, राज्यसभा में जो है उसे प्रभावी बहुमत और लोकसभा में साधारण बहुमत से उसे पारित होना चाहिए, तो एक ही सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निर्वाचित क्षेत्रों के आरक्षण के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में केवल एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए लोकसभा और विधानसभा की सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अभी तो ये हट गया है एंग्लो इंडियन वाला, तो ये तो हट हो जाएगा। और निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का प्रावधान भारत में प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा इसे आगे बढ़ाने का निर्णय किया जा सकता था। तो ये जो है दूसरा भी गलत है। आरक्षण का प्रावधान 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, किंतु क्रमिक संविधान संशोधन के माध्यम से इसे वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सरकारी निकायों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री 5 वर्षों के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-3 सही है, 2-4 सही है। 31, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये कथन सही है। और मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री 5 वर्षों के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, नहीं, वो बारी बारी से सभी मुख्यमंत्री करते हैं ना, सभी राज्यों के, तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ना कि 5 वर्ष का। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल थोड़ी ना करते हैं, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संयुक्त मतलब जो राज्य और जो 2 राज्यों के बीच जो बनाया जाता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो ये 1 एंड 2 मतलब केवल ए सही है। नेक्स्ट है, न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान की व्याख्या के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों इस संविधान की व्याख्या करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।
और दूसरा है उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई संविधान की व्याख्या अंतिम होती है, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या अंतिम नहीं होती है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही कथन सही है। कौन से आर्टिकल में है बताइएगा मुझे। नेक्स्ट है 33। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है, और इसमें है राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये सही है। और राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये गलत है। ये आयरलैंड से लिया गया नामांकन का प्रावधान, तो केवल एक ही सही है। 34 है लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। लोक अदालतों के पास किसी भी गवाह को समन करने या उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर उसकी जांच करने की शक्ति होती है। लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाएगी। एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, कोई नहीं सही है। ये दोनों बातें सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में पनामा नहर निम्नलिखित में से किन 2 प्रमुख जल निकायों को जोड़ती है? भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, फारस खाड़ी, हिंद महासागर। सिंपल सा आज क्वेश्चन है। पनामा नहर, तो ये है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जोड़ती है। नेक्स्ट है 36। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे 1 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। कथन 1, 2 दोनों सही है, 2 की 1 की व्याख्या कर रहा है। कथन 1, 2 दोनों सही है, 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। कथन 1 गलत है, दूसरा सही है। 36। तो देखते हैं। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। उसको बहुमत हासिल करना होगा टाइम पीरियड विद इन, और किंतु उसे 1 माह के भीतर राज्य विधानमंडल किसी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद से समाप्त हो जाएगा। नहीं, 1 माह के भीतर थोड़ी ना होता है, तो 6 माह का होता है टाइम पीरियड भाई। तो ये हो जाएगा गलत। तो मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला सही है, दूसरा गलत। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। दोनों पदों के रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन करता है। क्या सही है? ये सही है। जब उन्हें पद हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो उन्हें ना तो प्रथम मतदान में मत देने का अधिकार है और ना ही निर्णायक मत देने का अधिकार है। दूसरा दूसरा जो कथन है इनका, ये सही नहीं है, क्योंकि प्रथम मतदान के दौरान अपने मत का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सेकंड मतदान में नहीं कर सकते हैं, तो गलत है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, जबकि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। दूसरा दूसरा जो है वो आपका दूसरा भी सही नहीं है, और तीसरा भी गलत है। तीसरा गलत है क्योंकि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को लिखित पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ये दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को देते हैं, इसमें राज्यपाल कहाँ से आ गया? तो ये गलत है, और उसमें गलत ही पूछा है कौन सी कथन, कितने कथन गलत है, 1, 2, 3 या कोई नहीं, तो 2 कथन गलत है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भगवान राम की उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण नागर और द्रविड़ शैली की स्थापित कला को मिश्रित करके किया गया है। और दूसरा कथन है मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया गया है, जिसमें लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया गया। एक कथन, 2 कथन, 1, 2 दोनों, या केवल ना तो 1 ना तो 2 सही है। कौन सा इसमें कथन सही है? तो पहले कथन पे आते हैं, जिसमें देखिए राम मंदिर की रूपरेखा डिजाइन नागर शैली की मारू गुर्जर स्थापत्य कला शैली के आधार पर किया गया है। मारू गुर्जर स्थापत्य कला शैली उत्तर भारत में प्रचलित एक हिंदू मंदिर स्थापत्य कला शैली है, इसलिए गलत हो जाएगा कि ऐसा कोई नहीं है इसमें। द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला शैली मिश्रित किया कि नहीं, केवल नागर शैली का है।
और ये जो है मंदिर का निर्माण पूरी तरह से मतलब लोहा स्टील का उपयोग नहीं किया गया, सही है, तो बी सही है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती। और दूसरा है राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। वह प्रत्येक 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। 1 सही है, 2 1 3 सही है, 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है। राज्यपाल के बारे में है। तो पहला कथन सही है, अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती। राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। वो 6 वर्ष के लिए वित्त आयोग का थोड़ी ना करते हैं। कौन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। 5 वर्ष के लिए, न कि 6। 1 and 2 is right. ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बॉडी। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन विचार करना है? और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। वह निर्वाचन आयोग के परामर्श के संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कर सकता है। कितनी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं? 1 2 3 या कोई नहीं? 44 का। पहला तो सही है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और दूसरा सही है, वह संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। और वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद सदस्य की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। तो ये नहीं है इसमें। तो वह निर्वाचन आयोग से परामर्श कर संसद के सदस्य की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। वो ये इसकी विशिष्ट विधायी शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। तो 1 and 2 सही है, केवल बी। नेक्स्ट है कथन कारण का है। राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति के पास उन्हें विधेयकों पर पॉकेट वीटो